हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया था, ग्रोथ रेगुलेटरी सब्सटेंस वाला, नियामक वाला। पर अब अपन थोड़ा सा इसको और वो करेंगे, और सारे जो इसके एग्जाम्पल है इंडिविजुअल, वो अपन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो अपन ने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो है ग्रोथ प्रोमिटिंग, जो है रेगुलेटर, और एक है ग्रोथ इनहिबिटरी रेगुलेटर्स, यानी कि वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, या जो हार्मोन मतलब वृद्धि करते हैं या पॉजिटिव जिनका रहता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। और इसमें कौन कौन से हैं, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है। ये प्रोमिटिंग वाले हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। और जो दूसरे हैं वृद्धि अवरोधक हार्मोन, वो कौन से हैं, जो वृद्धि को या ग्रोथ को कम कर रहे हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इनहिबिट। इनहिबिट मतलब होता है किसी चीज को रोकना। तो उसमें अपने पास में एब्सिसिक हार्मोन है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले देखो, अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सिन। बहुत आपने नाम सुना होगा। तो ये ऑक्सिन है, और ऑक्सिन जो है एक ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है टू ग्रो। टू ग्रो मतलब है कि वृद्धि करना। तो ऑक्सिन का कभी आ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब है टू ग्रो या वृद्धि करना। और इसको जो अगर अपन देखें तो केमिकली, ये रासायनिक रूप से ये क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। तो IAA, कभी कभी आप रासायनिक नाम है, तो रासायनिक नाम क्योंकि इंडोल एसिटिक एसिड है, तो इसलिए ऑक्सिन वैसे नाम है, और रासायन रूप से क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। और इसमें जो इंडोल एसिटिक एसिड है, ये हमारे मनुष्य में, जो ह्यूमन है, उस ह्यूमन में इसकी डिस्कवरी हुई थी। और जो यूरिन है, मूत्र है, उसमें ये ऑक्सीजन या ये केमिकल मिला था। अब अगर वैसे अपन इसकी डिस्कवरी देखें, तो इसकी डिस्कवरी की थी चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। दोनों डार्विन है, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। और इन्होंने एक प्लांट है कैनेरी ग्रास, जिसको फाइल अगर आप बॉटनिकल नेम देखते हो तो ये फेलेरिस, इस घास जैसे ही है ये, इसके अंदर इसको इन्होंने देखा था। और इन्होंने इस चीज को अपनी बुक को, ये इसलिए चीजें बता रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन वैसे नहीं आए, लेकिन नीट वगैरह में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उन्होंने अपनी जो डिस्कवरी या जो अपने एक्सपेरिमेंट थे, उन एक्सपेरिमेंट को द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, बुक का नाम है, तो ये इसको हिंदी की जरूरत नहीं है। तो इस वाली बुक है, इस बुक में इन्होंने इसको अपने प्रयोगों को लिखा था। अब देखो, इनने क्या कहा कि जो, हाँ, जब कोई भी सीड है, वो सीड जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेट होने पे जो उसका प्रांकुर चोल है, जब अभी आप इसमें आपने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट सीड में, तो या एम्ब्रियो में, तब आपको पता है कि प्रांकुल चोल, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। तो इसके अंदर इन्होंने देखा कि जब ये अंकुरित हो रहा है, जब ये जर्मिनेट हो रहा है, जमीन से बाहर निकल रहा है, तो उस समय अगर हम एक ही तरफ से लाइट दें, जैसे ये यहाँ पे कि एक तरफ से अगर हम लाइट देते हैं, तो ये उस तरफ मुड़ जाता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप, ये मैंने इसीलिए थोड़ा हाईलाइट किया है कि यहाँ पे दो रीजन है, एक रीजन ये और एक थोड़ा सा डार्क है। तो यहाँ पे जो रीजन है, एक तो कौन सा है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाशित सतह या इल्यूमिनेटेड साइड, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है डार्क साइड, या जिसे बोलते हैं अप्रदीप्तशील सतह। तो ये जो आपको गहरी गहरी दिख रही है, ये तो डार्क साइड है, और जिस तरफ से लाइट जा रही है वो कौन सी है, आपकी लाइट साइड। तो जब इन्होंने लाइट या प्रकाश एक तरफ से डाला, तो ये ऊपर की तरफ जो है मुड़ गया। तो इनने बस इतना ही बताया था कि जब हम डार्विन ने, कि जब हम एक तरफ से या एक दिशा से या एक डायरेक्शन से लाइट देते हैं,
तो जो प्रांकोचोल है वो उसकी तरफ मुड़ जाता है। बस ये इन्होंने कहा था। और मुड़ता इसलिए है, सिर्फ इन्होंने एक अजम्पशन ये सोचा था कि इसमें कोई ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से इसमें घुमाव या वक्रण है वो आ जाता है। अब देखो, इसी के जो प्रयोग है या इनने जो बात कही थी उसी को डिटेल में जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? बॉयसन, जेनसन और पाल ने। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार चीज़ आती है, पूछते कुछ है दे कुछ देते हैं कि भाई डार्विन ने क्या कहा था। तो डार्विन ने सिर्फ ये कहा था कि कोई पदार्थ है या कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई केमिकल है जो कि जब हम लाइट देते हैं एक तरफ से तो वो नीचे चला जाता है और उसकी वजह से जो उसका अग्रभाग है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है, उसमें कर्व आ जाता है। तो यहाँ तक करके उन्होंने अपनी बात को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद में इसी चीज़ को लेकर बॉयसन और जेनसन ने एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला पार्ट था उस पार्ट को काट दिया, और काटने के बाद जब उन्होंने लाइट दी तो उसमें किसी प्रकार की कर्व नहीं आया। फिर उन्होंने जो टुकड़ा था उस टुकड़े को वापस से रख दिया तो फिर उसमें कर्व आ गया। तो समझ आ गई बात कि ये जो ऊपर वाला भाग है उसी भाग में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर पहली बात, अब इन्होंने क्या करा, पहले तो इन्होंने कह दिया कि ऊपर वाले भाग में है कोई चीज ऐसी। फिर इन्होंने एक माइका की प्लेट ली, अभ्रक की प्लेट ली, और उस प्लेट को पहले इन्होंने इस तरफ रखा तो इसमें कर्व हुआ, कर्व गया। फिर उन्होंने इस तरफ रखा तो कर्व नहीं हुआ या वो घूमा नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस तरफ तो कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन इस तरफ जो डार्क रीजन है उस डार्क रीजन में जब माइका की प्लेट लगाई तो वो जो केमिकल है वो नीचे नहीं जा पाया, नीचे नहीं गया, तो इसकी वजह से जो है उसमें वक्रण या कर्व नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वापस से मैं बता दे रही हूँ कि जब इन्होंने नॉर्मल लाइट दी तो ये घूमा, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने इस तरीके से इसमें अभ्रक प्लेट लगाई तो नहीं घूमा, वो घूम गया। लेकिन जब इन्होंने इस तरफ लगाई तो ये नहीं घूमा। इसका मतलब उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो इसके अपर पोर्शन में कुछ है, फिर इसकी दो साइड्स हैं, तो ये जो लाइट साइड है इस पे कुछ भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब डार्क साइड पे अपन ने उसको ब्लॉक कर दिया तो ये जो केमिकल है वो केमिकल नीचे ट्रांसफर नहीं हुआ, इस कारण इसमें कर्व या वक्रण नहीं हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका है? ये एक्सपेरिमेंट है आपका बॉयसन और जेनसन का। तो जब एक्सपेरिमेंट आता है तो आप उसको यहाँ तक करना। फिर यहीं पे जो है एक्सपेरिमेंट इनका था, लेकिन पॉल ने जो है थोड़ा सा इसको और करा कि उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कोई केमिकल है, यहाँ पे कोई ऐसा रसायन है जो कि किसी जो है वाटर में डिजॉल्व होता है और आसानी से जो है नीचे चला जाता है, जिससे वक्रण यहाँ पर उत्पन्न होता है। अब देखो अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो है FW वेंट का, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट, हालांकि चीजें वही है, तो यहाँ पर करा। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले जो इस कोलियोप्टाइल था उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पोर्शन को काटा, और काटने के बाद में एक होता अगार, अगार अगार ये एक एल्गी है, एक शैवाल है। और ये जो शैवाल है ये कैसा होता है, जिलेटिन जैसा। जैसा जब आपने 11th में एल्गी पढ़ी थी तो उसमें अगार अगार एग्जाम्पल आया था, और वो जिलेटिन जैसा होता है। तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पोर्शन को काटा, और काटने के बाद में उस टुकड़े के ऊपर उन्होंने रख दिया। और जैसे कोई चीज़ एब्जॉर्ब करते, जैसे अपन कोई चीज़ स्पंज के ऊपर रख दें तो वो केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेती, तो उसी तरीके से यहाँ पे इसको ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद में वापस से उसके ऊपर रखा गया, तो क्योंकि केमिकल वही था तो वही प्रोसेस यहाँ पर हुई। तो इनका जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि किस तरीके से जो है ये सिद्ध करना चाह रहे थे, ये प्रूव कर रहे थे कि इसके जो ऊपर वाले पोर्शन है उसमें कुछ केमिकल है, और ये केमिकल वाटर में डिजॉल्व होता है, तो इसलिए जो है उस अगार में इजीली एब्जॉर्ब हो गया, और इसने वही काम किया जो कि नॉर्मल कंडीशन में कर सकते थे। तो वेंट ने इन्होंने
अगार के लिए। फिर उन्होंने वापस से, अब देखो जो डायग्राम में आपको दिख भी रहा है, यहाँ पे मैंने बनाया, सबसे पहले कट किया और कट करने के बाद में जब इनने देखा तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी कर्व नहीं आ रहा था। उसके बाद में इन्होंने यहाँ जिलेटिन रखा और जिलेटिन को जब इन्होंने रखा तो क्योंकि यहाँ पे उस साइड में रखा है डार्क पोर्शन में, उसके बाद भी कर्व हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो केमिकल है यही केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है कर्विंग के लिए। तो ये यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट हो गए आपके, एक तो बॉयसन और जेनसन का और एक आपका जो है FW वेंट का, और ये एक्सपेरिमेंट इन दोनों में से एक आ जाता है। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की डेफिनेशन दे रखी है। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस अगर इसकी 0.01 m भी अगर कंसंट्रेशन होगी तो ये कंसंट्रेशन भी जो है इसके कर्विंग में हेल्प करेगी। तो ये बस आपको ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में इसका केमिकल नेचर, तो केमिकल नेचर अभी मैंने आपको बताया था कि ये केमिकल नेचर क्या है, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिस्कवरी भी दे रखी है कि कोगल ने ऑक्सीजन नाम दिया और फिर उसके बाद में कोगल हैग्न ने जो है ह्यूमन के यूरिन से, मानव के मूत्र से इसको प्राप्त किया। प्लांट से अलग है लेकिन ह्यूमन में भी ये मिलता है एज ए इंडोल एसिटिक एसिड। और फिर जो इन्होंने करा था उसको इन्होंने ऑक्सीजन ए नाम दिया। अगर ऑक्सीजन नाम आता है तो प्लांट का है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ए नाम है तो उसे आप कौन सा लिखोगे, जो ह्यूमन से मिलता है। और अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आणविक सूत्र आप देखते हो तो C18H32O5, ये इसका जो है केमिकल फॉर्मूला है। अब उसके बाद में फिर ऑक्सीजन 2 तरीके के, एक तो है नेचुरल जो प्रकृति में मिलते हैं, चाहे पौधों में मिले चाहे ह्यूमन में मिले, और कुछ जो है जो मानव ने या मनुष्य ने या साइंटिस्ट ने बनाए वो आपके कौन से होंगे, सिंथेटिक। और ये ध्यान रखना इनका बहुत, जो इसलिए अभी मैं इनके जब आपको फंक्शन बताऊंगी तब आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल। नेचुरल में जो ह्यूमन से निकला था वो ह्यूमन से ऑक्सीजन था, उसको कोगल और ने क्या नाम दिया, हेट्रोऑक्सिन, क्योंकि ये जो है ये उस यूरिन के साथ में मिला था। और इसका अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखते हैं तो C10H9O2। अब यहाँ ध्यान रखना आपको, अगर ऑक्सीजन ए का फॉर्मूला आता है तो C18H32O5 है, और अगर हम हीट्रो ऑक्सीजन देखते हैं तो वो है C10H9O2N, ये आपका है, और इसको हम बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस है जो आपको यहाँ पर देखना है। अब ये देखो कि अगर नेचुरल रूप से हम प्लांट में देखें तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, चाहे वो रूट की हो चाहे वो स्टेम की हो, उसके अंदर मिलेगी। और इनको जो बनाता है या इनका जो सिंथेसिस करता है वो यहाँ पे 2 अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, और दूसरा ये जो चीज़ है वो जिंक यहाँ पर होना जरूरी। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ट्रिप्टोफैन तो क्या है, अमीनो एसिड है, और जिंक जो है जो इसकी प्रेजेंस में ये बनता है। तो ये आपको करना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपके बुक में कुछ केमिकल फॉर्मूला की स्ट्रक्चर भी दे रखी है कि इंडोल एसिटिक एसिड की दे रखी है जो आप है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ जो है सिंथेटिक है, सिंथेटिक मतलब जो कि मनुष्य ने यहाँ पे बना है। तो इसमें एग्जाम्पल है आपका IBA है, इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड, फिर NAA है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, फिर 2,4-D आपने नाम सुना होगा, 2,4-D। और ये लास्ट ईयर प्रैक्टिकल के टाइम में कई बच्चों से एक्सटर्नल ने पूछा था कि फुल फॉर्म ऑफ 2,4-D। तो ये आपके केमिस्ट्री में भी है, ये आपके बायोलॉजी में भी है। तो इस तरीके की आपको फुल फॉर्म यहाँ पे याद करनी है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिर 2,4,5-T,
ये सी से थोड़ा और आगे ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये यहाँ पे आपको इसको याद करना है। NaA है तो इसका भी आपका नाम फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और ये मान के चलिए कि 1 नंबर की फुल फॉर्म पेपर में जरूर आती है, चाहे किसी भी फील्ड से आए। तो ये हो गए आपके सिंथेटिक या आर्टिफिशियली। अब इनके जो फंक्शन है वो फंक्शन आपको यहाँ पर मैं जो है बता रही हूँ। अब देखो कि फंक्शन है तो सबसे पहला है एपिकल डोमिनेंस या शीर्ष प्रभाविता। ये क्या होती है कि जब पौधा लंबाई में बढ़ रहा है तो वो लगातार लंबाई में ही बढ़ना चाहेगा, उसमें ब्रांचेस वगैरह होने की थोड़ी सी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो लगातार उसको लंबाई में बढ़ाता है। लेकिन जब लंबाई रुक जाती है जब जाके उसकी ब्रांचेस चालू होती हैं। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो रिस्पॉन्सिबल है या वो हेल्प करता है किसमें? एपिकल डोमिनेंस में। अब जैसे जैसे अपन गार्डन वगैरह में आप देखते हो ना, बाड़ या हैज लगी हुई होती है तो मेहंदी की लगाई जाती है। तो वो उसमें क्या करते हैं कि जो उसकी अपर पोर्शन है, यानी कि अगर हमें किसी पौधे को बोना करना है, ड्रॉप करना है, तो अगर हम उसकी एपिकल ग्रोथ को या उसकी ऊपर वाली शाखाओं को काट दें तो उसमें से नीचे ब्रांचिंग होगी। तो ये जो है इस तरह से जब हम हैज बनाते हैं या बाड़ बनाते हैं तो उस समय जो है प्लांट के अपर पोर्शन को कट कर देते हैं। तो ये ताकि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस को शो ना करे और फिर उसके बाद में उसकी ब्रांचेस निकलना चालू हो जाए। फिर उसके बाद में सेल इलोंगेशन, यानी कि ये सेल्स हैं लेकिन उसको लंबाई में बढ़ाने का काम करती है। फिर है जड़ों का समारंभन या रूट इनिशिएशन। अब ये क्या है कि जैसे मान लीजिए जो प्लांट बेचने वाले आते हैं घर में, नर्सरी वगैरह के, ये रोड पे चलते हैं, तो जब आप इनसे प्लांट लेते हो तो छोटे से प्लांट में आपको बढ़िया सा फूल मिलेगा, पूरा प्लांट आपको एज इट इज मिलेगा। लेकिन जब आप उसमें घर पे उसको लगाओगे तो फिर उसमें आपको सालों बीत जाएंगे और कोई फ्लावर उसमें नहीं मिलेगा। उसका मेन रीज़न यही है कि ये जो कलम होती है, इस कलम को ये हार्मोन से ट्रीट करके लाते हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे जिब्रेलिन, जिससे फ्लावरिंग होती है, और ऑक्सीजन है उससे रूट निकलती है। तो ये दोनों से जो है कलम है उसको जो ऊपर वाला सिरा उस पर जिब्रेलिन लगा देते हैं, नीचे वाला होता है उस पर ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो फटाफट उसमें फूल आ जाता है, फटाफट उसमें रूट्स आ जाती है और उसकी सारी पावर वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और जब वो नॉर्मली ग्रो करता है तो उसमें कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देती है। फिर उसके बाद में पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन, यानी कि बिना निषेचन के जो है फलों का निर्माण करना। जैसे पपीता है तो पपीता में इतने सारे बीज होते हैं लेकिन कोई उसका यूज़ नहीं है। तो ऐसे जो फ्रूट है उन फ्रूट को सीडलेस, पार्थेनोकार्पी यही है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो सीड की वेस्टेज कम हो जाती है, दूसरा जो प्लांट सीड को बनाने के लिए अपनी पावर दे रहा है वो पावर किस में आ जाती है? पल्प में आ जाती है। तो ये जो सीडलेस फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स भी जो है ऑक्सीजन से बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में फसली पौधों को का गिरने से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ लोडिंग। लोडिंग क्या होता है कि जो लंबे पतले, जैसे बांस है, गेहूं है, इनके जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे पतले होते हैं और थोड़ी सी आंधी आई और वो गिर जाते हैं। तो उनमें नीचे जो स्टेम है उस स्टेम में भार करने के लिए, लोडिंग मतलब उसमें भार करने के लिए ऑक्सीजन करते हैं, ताकि अगर ऐसी कुछ हो तो वो प्लांट गिरे नहीं। फिर उसके बाद में कंट्रोल ऑफ डोमिनेंसी, यानी प्रसुप्ता अवस्था पर नियंत्रण। जब सीड या बर्ड या प्लांट रेस्टिंग स्टेज में आता है और हमें उसको क्या करना है? डेवलप करना है, तो उस समय भी हम ऑक्सीजन करते हैं और जिसकी वजह से जो है हम इसकी डॉर्मेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ताकि अब इसमें जैसे मान लीजिए कि कुछ हमारे वजह से आलू है, आलू को आप अभी नहीं चाहिए, हमें ऑफ सीजन में चाहिए, तो अपन उसमें क्या करेंगे कि ऑक्सीजन से हम उसकी डॉर्मेंसी पीरियड को बढ़ा देंगे ताकि उसमें फ्रूटिंग या उसमें जो कलिकाएं वगैरह नहीं दिखे। तो इसके लिए हम NaA, नैफ्थेलिन एसिटिक एसिड को यूज़ यहाँ पर करते हैं। फिर उसमें पुष्पों की सघनता कम करना, थिनिंग ऑफ फ्लावर्स, कि जैसे मान लीजिए एक पेड़ है उसमें एक ब्रांच पे कम से कम
20-25 फूल लग रहे हैं, लेकिन कोई भी इंडिविजुअल डेवलप नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं ताकि कम फूल उगे लेकिन सारे फ्लावर्स जो हैं अच्छे फ्रूट्स को डेवलप करें। नेक्स्ट है इसमें इरेडिशन ऑफ वीड्स, यानी कि जो अभी आपको 2,4-D बताया था, तो उससे जो है वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है कि टिश्यू कल्चर। अब जब अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि किस तरह से जो है हम ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर में इसको यूज करते हैं। तो आज अपन इतना कर रहे हैं, कल अपन स्टार्ट करेंगे जिब्रेलिन। ओके, थैंक यू।